थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि अंतिम 7 दिन में जेईटी की अच्छे से तैयारी करके 300 प्लस स्कोर है उसको कैसे बनाए रखे और 300 प्लस स्कोर लेके राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले, पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। जो भी आपका प्री प्लान अब होगा 7 दिन का वो आपके पास में कैसा होना चाहिए ताकि आप 300 प्लस नंबर लाके राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम जेईटी के अंतिम 7 दिन की रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले काफी बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम कैसे पढ़े, लास्ट टाइम में हम कैसे पढ़े कि मार्क्स लेके आ जाएं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बहुत सारे टॉपिक होते हैं लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ताकि वो 300 प्लस स्कोर है वो हमारा करवा दें। कितने घंटे पढ़े, सबसे मतलब एक कॉमन डाउट होता है बच्चों का कि लास्ट टाइम में हम कितने घंटे पढ़े तब जाके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर लाने पर हमारा एक अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन होगा। ये तमाम प्रकार के सवाल हैं, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जेईटी। काफी बच्चे पीसीबी ग्रुप से देंगे, काफी बच्चे एबीसी ग्रुप से देंगे, काफी बच्चे पीसीएम ग्रुप से देंगे। जो डेयरी में इंटरेस्टेड है, डेयरी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पीसीएम ग्रुप से देंगे। बाकी एग्रीकल्चर उनके एलियाड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एबीसी और पीसीबी ग्रुप से बच्चा एडमिशन लेंगे। काफी बच्चों का डाउट एक कॉमन ये है कि हमने फॉर्म पीसीबी से भरा है, क्या हम पेपर एबीसी से दे सकते हैं? जी हाँ, आपने अगर फॉर्म पीसीबी से भरा है तो आप पेपर एबीसी से दे सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पीसीएम से भरा है, आप पेपर एबीसी से दोगे तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए और आपको पेपर भी पीसीएम से देना होगा। क्लियर? अब कट ऑफ के बारे में भी आगे जानेंगे कि किस कोर्स की कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो एबीसी ग्रुप के बच्चे होंगे उनके बारे में, जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं उनके बारे में, जो पीसीएम ग्रुप के बच्चे हैं उनके बारे में। एबीसी ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, वो एग्रीकल्चर में एक टॉप अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट 30 प्लस क्वेश्चन 35 के समथिंग क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, एक एवरेज पेपर का मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अगर पेपर लेवल ज्यादा आया तो थोड़ा मतलब नंबर कम हो जाएगा, पेपर लेवल इजी आया तो नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, उनसे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगता हूँ, सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम लेके आऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट टाइम में आपको सॉल्व करवाऊंगा जो जेईटी के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। ओके, एबीसी ग्रुप के बच्चे होते हैं वो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, बायोलॉजी काफी ठीक ठाक कर लेते हैं, केमिस्ट्री में फंस जाते हैं। टोटल मिला के पढ़ने वाला बच्चा है वो 85 to 90 क्वेश्चन कर पाता है। पीसीबी ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन के समथिंग कर लेते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ में एक चूड़ा और छिपा होता है, वो होता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। वो उनको आती नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उनमें मात खा जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज उनका भी 85 to 90 क्वेश्चन रहता है। जो मैथ के बच्चे होते हैं उनमें मैथ में हवा निकल जाती है, मैथ में अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं। फिजिक्स में काफी ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उसके साथ में 10 क्वेश्चनों का वो भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जुड़ा है तो वो 80 तक भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। इसलिए आप देखते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ भी बहुत कम जाता पीसीएम स्टूडेंट के लिए। ओके डन, ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं क्या पढ़े और लास्ट टाइम में स्कोर कैसे करें। एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पांचों सब्जेक्ट बताऊंगा, पांचों सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 में से आपको 120 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, 120 आप चाहे एबीसी के करो, चाहे पीसीबी के करो, चाहे पीसीएम के करो, डिपेंड ऑन यू। कोई मैटर नहीं करता कि आपका 12th किस सब्जेक्ट से था। ठीक है, ये आईसीआर में मैटर। ओके, बात करता हूं एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चनों की। एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट एग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर में 15 क्वेश्चन आते हैं, एएसडी में 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब एग्रोनॉमी में 15 क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लेना। ये अगर कोई वीडियो देख रहा तो पेन पेंसिल सबके हाथ में होना चाहिए और एक पेज
ऐसा सबको बना लेना चाहिए कि उनको लास्ट में क्या क्या लिखना है। जो चीजें बोल रहा हूँ वो लिख लेना। डेली 7 दिन जो भी बच्चे हैं उठ के उस चैप्टर को, पेज को पूरा पूरा दोहरा लेना है, ताकि आपका माइंड है वो उस पेज के ऊपर रहे और पेपर में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से दे के आ सके। ठीक है। एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन की बात करूं, एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन, मतलब एग्रोनॉमी क्या है, किस भाषा का शब्द है, कौन कौन से किस भाषा के शब्द हैं, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा टर्म दिया है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा पहले से पढ़ रखा है तो आप उनको अच्छे से करो, अगर पहले से नहीं पढ़ रखा तो इसमें टाइम खराब मत करो, क्योंकि अब याद होने वाली चीजें ये पे नहीं है, और जिन्होंने पढ़ रखा वो रिविजन करो। उसके बाद बात करता हूँ मौसम विज्ञान और जलवायु के बारे में। मौसम क्या है, मौसम की डेफिनेशन, मौसम शब्द किस भाषा का है, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, इंडियन फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, क्लाइमेट किसने दिया, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है, क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है, क्लाइमेट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। उनके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है कि जैसे मान लो आर्द्रता को किस में मापा जाता है, वायु के वेग को किस में मापा जाता है, वायु की गति को किस में मापा जाता है, ये बहुत सारे टर्म्स आप देखते हैं, वो आप पढ़ोगे तो उनसे क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। और एक आपने आइसोथर्म, आइसोबार वगैरह ये टर्म्स देखे हैं, चैप्टर के लास्ट में दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म पढ़ो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन है डेफिनेटली इस चैप्टर से मिलते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन को पूरा अलग से डिवाइड करके बताऊंगा। बात करता हूँ खरपतवार में, तो खरपतवार में ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं, बेसिक चीजें पढ़ो। जैसे गेहूं में कौन सा खरपतवार गेहूसा होता है, उसका साइंटिफिक नाम फेलेरिस माइनर हो गया, ठीक है, ये कौन सा खरपतवार है। या फिर आप धान के साथ में इकाइनोकोला स्पीशीज को देखते हैं, तो ये कौन सा खरपतवार है, कैसे उनको इसका रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। आप खरपतवारों को उगने से पहले उनमें कौन कौन से केमिकल्स यूज करके उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं, ये चीजें आप पढ़ो, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा है। बाकी इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और काफी लोग सोच रहे हैं हमें साइंटिफिक नाम याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं उनकी हर चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ एवरेज स्टूडेंट को लेकर चर्चा करूंगा, टॉपर को साथ में हर चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है। बात करता हूँ सिंचाई और जल निकास के बारे में। सिंचाई और जल निकास में एक चीज बता देता हूँ, किसकी मतलब क्रिटिकल जो मतलब होती है ना सिंचाई अवस्था, ठीक है। इरिगेशन स्टेज, कौन सी इरिगेशन स्टेज में वाटर देना चाहिए, कितना वाटर होता है, जैसे मान लो धान के लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ पेडी क्रॉप, ठीक है, आपका शुगर कैन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ा याद करो। उसके बाद में 2 इरिगेशन के जो इंपॉर्टेंट मेथड्स आजकल चल रहे हैं, एक तो तुम्हारा स्प्रिंकलर हो गया, दूसरा आपका बूंद बूंद सिंचाई मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके जल निकास की जो विधियां हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, उनसे क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन, लेकिन काफी बच्चे होते हैं वो पढ़ के नहीं जाते, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट का गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो 4 क्वेश्चन हर बार लेके जाता है, वो आता है क्रॉप प्रोडक्शन। काफी बच्चे सोच रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे पढ़े। एक मैंने ट्रिक पहले भी बताई है, अभी भी बता देता हूँ। एक टेबल बना लो, आपके पास में 20 से 25 क्रॉप है, उनका कॉमन नेम लिखो, उनका साइंटिफिक नेम लिखो, उनके क्रोमोसोम नंबर लिखो, उनकी फैमिली लिखो, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो लिखो, उनकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो लिखो, सीड रेट लिखो और कितना प्रोडक्शन होता है, इतना लिखो, मोर देन इनफ है। 25 मतलब एक टेबल बनाओगे तो 25 250 पॉइंट याद करोगे, डेफिनेटली 4 के 4 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ये चीज एक नोट डाउन कर लेना और ये सब बच्चे तैयार करके जाना। अगला बात करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर टाइम है तो पढ़ लो, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं है तो गोबर की खाद में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, कितना पोटेशियम होता है, वर्मी कंपोस्ट में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, कितना पोटेशियम होता है, और भी जो गोबर की खाद से बनाने वाली विधियां हैं उनमें एनपीके का कंटेंट देख लो। जैसे नीम की खली होती है, इसमें कितना एनपीके का कंटेंट होता है, ठीक है। और भी जैसे महुआ की खली हो गई, उसमें एनपीके का कंटेंट कितना होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है, कौन से स्टेट को सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से घोषित किया गया, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। ये चीजें बेसिक है वो याद कर लो। एक्सीलेंस सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका भी थोड़ा देख लेना। ये जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ वो याद कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद में
एक चैप्टर बात करता हूँ न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर। न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर में कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है उनका नाम लिखो और उनके 3-3 पॉइंट है साथ में लिखो जो हर बार पूछे जाता है, ठीक है। बाकी पूरा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करता हूँ फर्टिलाइजर में। तो फर्टिलाइजर में यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस जैसे मान लो आपका डीएपी होता है, एमओपी होता है, उसमें एनपीके कंटेंट कितना होता है, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा होता है, सिंपल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें याद करो। ये पूरा पूरा एग्रोनॉमी कवर है। इतना अगर एग्रोनॉमी में कर लिया तो 12 से 13 क्वेश्चन डेफिनेटली आप सही करके आओगे, कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें समझ गया। मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से आपको पोमोलॉजी ओलेरिकल्चर पे ध्यान देना, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन हर बार यहीं से पूछे जाते हैं। पोमोलॉजी में क्या पढ़ना, वही जो एग्रोनॉमी क्रॉप का बताया, 20 क्रॉप, जो आपके 10 फ्रूट्स हैं उनके नाम लिखो, साइंटिफिक नाम लिखो, उनका क्रोमोसोम नंबर लिखो, उनका ओरिजिन प्लेस लिखो, ठीक है। उनके बाद में उसका प्रोपोगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोगेशन मेथड लिखो। देन उसके बाद में आप जा सकते हैं उनके जो लाइक आपका खाने वाला भाग कौन सा है, जैसे डबल पार्ट्स वगैरह होते हैं, वहां से क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पीवाईक्यू में पूछी गई है, पीवाईक्यू का क्या रोल है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें जैम जेली वगैरह दे रखे हैं। वेजिटेबल्स में वही करना जो फ्रूट्स में बताया, सारी वेजिटेबल्स ले लो। मेनली ध्यान देना है कुकुरबिटेसी की जितनी भी जो वेजिटेबल्स हैं और सोलेनेसी की वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। जैसे मान लो जिनकी थोड़ी फैमिली अलग होती है, जैसे बथुआ की फैमिली अलग होती है, ठीक है, भिंडी की फैमिली थोड़ी अलग होती है, जिनके ऊपर ध्यान देना है। कुकुरबिटेसी में जो भी सारे आपको कुकुरबिटेट्स दे रखे हैं, आपका उनका ग्रोविंग सीजन कब है, ठीक है, उनका सीड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है और उनका साइंटिफिक नाम काफी बच्चों को याद नहीं होता, तो एक टेबल बनाकर बार बार याद करो तभी जाके ये पॉसिबल होगा। उसके बाद में एक फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरीगोल्ड्स हो गया, रोज हो गया, रजनीगंधा हो गया, ठीक है, गुलदाउदी हो गया, ये 3-4 फ्लावर्स हैं, वो अच्छे से पढ़ो, आपका काम है वो हो जाएगा। मैं बात करता हूँ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पीएचटी से। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें आपका जैम, जेली, शरबत, मुरब्बा, ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती, 2 क्वेश्चन आप मान के चलो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। किसमें टीएसएस कितना होता है, किसमें एसिडिटी कितना होता है, कौन से फ्रूट से कौन कौन सी चीजें हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने बताए इतने टॉपिक से आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है वो कहीं से पूछे जाते हैं, कोई भी आपको नहीं बता सकता। क्लियर है? मैं बात करता हूँ एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो बताऊंगा वहीं से आएगा, दो वहीं से आएंगे, 2 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और 480 में से 480 किसी के नंबर भी नहीं आते हैं। आप 350 नंबर लेके आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप राजस्थान के टॉपर, यानी कि आपका रैंक है वो अंडर 50 के, अंडर 100 के आ जाएगा श्योरली, चाहे पेपर कैसा भी हो, ठीक है। ब्रीड्स की बात करूं, जैसे हिंदी में नस्लें कहते हैं, नस्लों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा नस्लों में याद नहीं कर पा रहे हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उनके जो उपनाम है वो याद कर लो, उनका ओरिजिन कहाँ पे है वो याद कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि गाय की नस्लें कौन सी है, गाय की दूध देने वाली नस्लें कौन सी, द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी, बारवाइनी नस्लें कौन सी है, ठीक है। उससे वैसे ही भैंस की कर लो। भैंस की 7 इंपॉर्टेंट जो नस्लें हैं उनके कैरेक्टर क्या, किसमें फैट ज्यादा पाया जाता है, किसका मिल्क प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, ये काम कर लो, इनका काम हो जाएगा। उसमें सीप की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, ठीक है, और उन पर्पज के लिए कौन सी ब्रीड्स है, मिल्क की सॉरी आपकी गोट की कौन सी ब्रीड है, और इंडियन ब्रीड कौन सी है, अब आउट ऑफ इंडियन ब्रीड कौन सी है, ठीक है। इंडोजीनियस ब्रीड्स के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं बात करता हूँ आपका हेयर साइलेज के बारे में, और ए और साइलेज में अच्छे से पढ़ लो, काफी बच्चे इनमें ध्यान नहीं देते हैं। ए और साइलेज में होता क्या है कि पूछा जाता है किसमें कितना आपका मॉइस्चर पाया जाता है, किसमें ड्राई मैटर पाया जाता है, किसका पीएच कितना होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दुग्ध वाला चैप्टर है जो आपका सॉइल साइंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा और एनिमल हस्बेंड्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब 3 से 4 क्वेश्चन लेके जाएगा। तो दूध वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। ये एग्रीकल्चर में मैंने पूरा बता दिया। अगर आप इतना करके जाते हो तो एक पन्ने पे नोट डाउन कर लेना, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन इस वीडियो को साथ में लगा के देख लेना कि आपके 35 क्वेश्चन
जो मैंने बताए हैं उन टॉपिक से कवर हुए या नहीं हुए, अभी तो पूरा पेपर है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी आपने एग्रीकल्चर देख लिया, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं उस पे करो। मैंने जो चीजें बताई है, जो बच्चे ट्रस्ट करेंगे, अगर मान लो इसको वीडियो को 1000 लोग भी देखेंगे, 200 लोग मानेंगे और 200 लोग बहुत अच्छी कॉलेज में जाएंगे, 800 लोग इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करो भाई। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या है, जो चीजें मैंने बताई है उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने फॉलो नहीं किया है, आपने क्या क्या है मैंने नहीं जानता, लेकिन वो आपको रिजल्ट बता देगा। ओके, मैं ज्यादा कुछ किसी को नहीं बोलूंगा। बायोलॉजी में बात करता हूं। बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से, अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुन लेना, 40 में से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, 11th एनसीईआरटी से आते हैं। काफी बच्चे 11th एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, और एक चीज यहाँ स्टार लगा के बोल रहा हूं, जब से सीयूईटी आया है ना, 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पूरा 12th एनसीईआरटी में होता है। जेईटी में क्वेश्चन सबसे ज्यादा 11th एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैं बात करता हूं आपका 12th बायोलॉजी से, एनसीईआरटी बायोलॉजी से, वहां से आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 11th का बहुत इंपॉर्टेंट बायो है, तो इनसे मैंने बताया था आपको 17 से 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो 8 से 10 क्वेश्चन लेके जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आपके लगभग 15 प्लस क्वेश्चन है वो कवर करता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी, हर बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जेईटी के एग्जाम में, और जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन है लास्ट 2 साल से आप देख रहे हैं पूछे जा रहे हैं। एनिमल और प्लांट किंगडम की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार वहां से पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बात करता हूं एनिमल मॉर्फोलॉजी को, तो काफी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन अर्थवर्म वगैरह इनको थोड़ा देख लो अच्छे से, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन है अर्थवर्म, वैसे आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी में ही पढ़ोगे, बाकी इतना ज्यादा उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी का। तो सेल बायोलॉजी आप 6ठी-7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। एक आपका सेल डिवीजन हो गया, एक सेल के जो भी ऑर्गन्स हो गए वो हो गए। ठीक है, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में लव वगैरह, उन्होंने लैंकाई वगैरह, उनको भी आप देख सकते हैं। सेल डिवीजन में आपका पूरा सेल डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जो हर बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। अगर प्लांट फिजियो और प्लांट मार्फो, प्लांट एनाटॉमी इतना आपका कवर है, तो आप बायोलॉजी में सबसे अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ह्यूमन फिजियो में, तो ह्यूमन फिजियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभी 11th का यूनिट नंबर 5, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो आता है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड वाला चैप्टर पढ़ो, आपके 2 क्वेश्चन है वहां से कवर अप हो जाएंगे। को टोटल मिला के लगभग आपको 15 से 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको मान के चलो, जो मैंने आपको टॉपिक बताया आप इतने कवर करोगे, डेफिनेटली आप लेके आ जाओगे। बात करते हैं 12th में, तो 12th सबने सीयूईटी के लिए पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लांट और आपका एनिमल रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से करो। उसके बाद में मेंडल जेनेटिक्स और डीएनए आरएनए का जो भी जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो कर लो। उसके बाद में प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कर लो। बाकी बीच में डिजीज वाले चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं, यानी कि यूनिट नंबर 3 की जरूरत है नहीं। यूनिट नंबर 2 का लास्ट चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका इवोल्यूशन है, वहां से जेईटी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इकोलॉजी आपकी बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है, लाइक उनके जैसे मान लो इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, पिरामिड क्या होता है, किसका पिरामिड उल्टा होता है, किसका पिरामिड सीधा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर उनसे इंपॉर्टेंट लाइक तुम्हारा ओजोन हो गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। बाकी इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ये चीजें पूछी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि बायो में अगर आप इतना क्वेश्चन, इतने चैप्टर कवर करके जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली 30 to 35 क्वेश्चन मिलते हैं। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में बता दूं, एंटोमोलॉजी की यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक अच्छे से करके जाओ। बाकी नहीं पढ़ोगे तो भी इतना कोई है नहीं, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, एक आता है इकोलॉजी से। इकोलॉजी काफी बच्चे पढ़ते नहीं है, बॉटनी का पार्ट है इकोलॉजी, जिनसे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, और वो किसी के नोट्स ही नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं आपको वो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूं, उसके लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, वहां से 1-2 क्वेश्चन है वो इजी आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है।
जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल जिसे आवर्त सारणी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और 12th का एक चैप्टर है प्रश्न रसायन जिसमें आपको कोलाइड पढ़ने की जरूरत है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद मेटलर्जी। इतने चैप्टर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के जाते हो, डेफिनेटली 7 क्वेश्चन है वो आप कवर करके जाओगे। बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन लेके जाती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको 2 क्वेश्चन है, वो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लास्ट में आपका हुंड का अपवर्जन हो गया, पाउली का अपवर्जन हो गया, हुंड का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम जो साम्य अवस्था है, इसमें लास्ट में आपका अम्ल सार दे रखा है, ठीक है, दुर्बल सार, दुर्बल अम्ल, तो इनसे क्वेश्चन है वो भी आस्क किए जाते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है वो आपके आस्क किए जाते हैं। 10 में सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपका नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर पाओगे। नोमेनक्लेचर एंड जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये अच्छे से कवर करोगे। जीओसी हो गया आपका, आइसोमेरिज्म हो गया आपका, नोमेनक्लेचर हो गया, तो 4 से 5 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और एक जितनी भी जो नेम रिएक्शन है उनको अच्छे से लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर वाला चैप्टर है जो 12th का। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। सॉइल केमिस्ट्री की बात करो तो 12th के सारे चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। आपका पहला चैप्टर है जिसमें आपको खनिज के बारे में और चट्टानों के बारे में दे रखा है। पूछेगा अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, या फिर आपको खनिजों में पूछ सकता है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, वहां से क्वेश्चन है वो आज के जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर को थोड़ा अच्छे से करके जाओ। उनके बाद में कोलाइड आप जैसे प्रश्न रसायन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वहां कवर अप हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अम्ल और सार। तो अम्ल सार वाला चैप्टर है जिसमें आपको पीएच से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आपके मिल्क वाला जो 12वां चैप्टर है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बीच में आपका चैप्टर आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एंड दूसरा आपका चैप्टर आता है जितने भी जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर में किसमें कितनी किसकी क्वांटिटी होती है। लाइक तुम्हारा यूरिया में कितना नाइट्रोजन कंटेंट होता है, आपका डीएपी में एनपीके का कंटेंट कितना होता है, ठीक है। उसके बाद में एमओपी में आपका पीओ मतलब पोटास का कंटेंट कितना होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाए। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स में। तो फिजिक्स और मैथ का इतना बता देता हूँ कि 11th का पार्ट है वो ज्यादा पढ़ो, 12th नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि सीयूईटी में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो आईओपी इतने जल्दी तो नहीं बोलते हैं। 11th को बहुत अच्छे से लास्ट के 7 दिन में करो, ठीक है। ये हो गया। काफी बच्चे पूछ रहे पीवाईक्यू का क्या रोल है, तो बता देता हूँ कि पीवाईक्यू में आपको 50 से 60 क्वेश्चन 2002 से लगाकर 2023 तक, अगर 20-22 साल के पीवाईक्यू उठाओगे, अच्छे से समझ कर करोगे ना, तो सिलेक्शन तो आपका पीवाईक्यू भी करवा देगा। लेकिन उनके पीछे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लाइन क्लियर किया काम खत्म हो गया, आंसर कैसे आया इसका पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप उससे एक सिलेक्शन ले सकते हैं। इतना रोल होता पीवाईक्यू का, बाकी ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 60% मैंने आपको बताया, 60% डेफिनेटली आपको वहां पे मिलने को मिल जाएगा, ठीक है। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में कितना पढ़ना चाहिए, कितने पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाए। देखो अब मैं बोलूंगा आपको, आपके पास में टोटल टाइम है 24 घंटे का, उनमें से गर्मी का टाइम चल रहा 7 घंटे, तो सोना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा कम करो, जो भी सोना बाबू के साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हो प्लीज थोड़ा उसको कम कर दो। 7 दिन बाद आप कुछ भी करना, मजे मारना, 2 महीने 3 महीने का जो भी आपको ब्रेक मिल रहा है उसमें जो इंजॉय करना आपको इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा वेट, ओके। 7 घंटे आप सोने में निकाल देते हो, 2 घंटा दूसरे एक्टिविटी में, 1 घंटा ऐसे चले जाते हैं, पीछे आपके पास में 14 घंटे का टाइम बचता है। 14 घंटे में आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, मान लो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर को 3 घंटे पढ़ो, बायो को 3 घंटे बायो को पढ़ो, 3 पार्ट बताए थे, तीनों को 1-1 घंटा करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में आप केमिस्ट्री को 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे आप हर दिन 1 घंटा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है।
उसके बाद में 1 घंटा डेली एनालाइज करो कि आज आपने क्या पढ़ा है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे जो आपको याद करने थे, और कौन कौन से आपने याद किए उनको एक बार लास्ट में जाके जब आप दिन का एंडिंग करते हो उस टाइम उनको रिवाइज किया करो। ओके, ये आपका पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ भी करो, 14 घंटे से 15 घंटे तक आप पढ़ाई करते हो तो वेल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन लोगे। ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि कितना पढ़ने पर कितने नंबर आ सकते, क्या इतने पढ़ने पर इतने नंबर आ सकते। बिल्कुल, मैंने जो बताया वो चीजें पढ़ोगे, बताया उतना पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे, डेफिनेटली किसी की औकात नहीं है कि आपके 300 से कम नंबर आ जाए। बता दूं, स्टूडेंट की 4 कैटेगरी है। टॉपर स्टूडेंट होता है, एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एक काफी वीक, मतलब ऑन एन एवरेज से थोड़ा नीचे मान सकते हो, और एक बहुत कम मतलब नालायक होता है जो बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता, कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, लगभग 38,000 मे बी 42 या 43,000 है जिनमें पीजी के स्टूडेंट भी साथ में, पीएचडी के भी साथ में। 38,000 एक बार के लिए मान के चलो जेईटी में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उनमें से गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 10,000 सीटें। ठीक है, प्राइवेट को एक साइड कर दो तो गवर्नमेंट में टोटल आपकी 4,000 लगभग 4500 के समथिंग सीटें आएगी। ठीक है, अभी थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इतना ही मान लो, 4,000 मान के चलो, बाकी छोड़ो। 4,000 4500 के समथिंग सीटें, मैक्सिमम 5,000 मान लो। ठीक है, तो 5,000 40,000 बच्चों में से 5,000 का एडमिशन होता है, तो कहने का मतलब है कि 8 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो इतना कुछ मुश्किल कंपटीशन भी नहीं है, 8 बच्चे पे एक पे सिलेक्शन, तो ये तो बहुत ईजी चीज हो गई है। ठीक है, 500 बच्चों पे भी लोग लड़ते हैं, 1,000 बच्चों पे भी लोग लड़ते हैं, 8 बच्चों पे लड़ना, एक सीट निकालना है। ठीक है, एक अच्छा एडमिशन लेने के लिए और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 25-30 बच्चों के साथ में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो ये खुद आप समझते हैं। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो एग्रीकल्चर में 35 क्वेश्चन करेगा, तब बता रहा हूँ वही टॉपर माना जाएगा। बायो में 30 करेगा, 25 क्वेश्चन वो केमिस्ट्री में। टोटल मिला के उनके 90 क्वेश्चन होते हैं, 360 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चन वो नेगेटिव मान लो, तो टोटल मिला के 320 टू 340 तक वो लेके आएगा। 340 एक आपके देश के टॉप राजस्थान के टॉप कॉलेज लाइक आपके यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए, उनमें एडमिशन दिला देगा, वो एक टॉपर स्टूडेंट मानते हैं। एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 250 से 280 नंबर लेके आएगा। जो वीक स्टूडेंट होता है वो कट पिट कर 160 नंबर तक लेके आएगा। जो बहुत नालायक होता है उसमें नेगेटिव में भी मार्क्स आते हैं, तो उनका कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उनको यही बोलूंगा, पढ़ो, जो चीजें बताई वो फॉलो करेगा तो डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छी कॉलेज में जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें मैंने बताई है अच्छे से फॉलो करो। अगर फॉलो करते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू मैं जेईटी के एग्जाम तक आपके साथ में हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। रात को मैंने लाइव भी लिया था, काफी बच्चे बोल रहे थे कि एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मिलूंगा एक जल्दी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल। माही चौधरी बीएचयू के साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।